चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आज हम एक दूसरी कंसेप्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो आपने किराए पर नहीं दी है। क्या जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर नहीं दी है उससे भी इनकम हो सकती है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले वाला जो कंसेप्ट रहा था विच इन दैट प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर होल द ईयर, उसमें प्रॉपर्टी आपने पूरे साल किराए पे दी थी। तो जब आप प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पे देते हो तब तो आपको किराया आ ही रहा है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इनकम तो आ ही रही है, आपको रेंटल इनकम आ रही है। मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स ने आपको ऐसे प्रोविज़न दिए हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, आप प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दोगे तो भी इनकम डिसाइड हो सकती है ना। और आपको हम पहले दिन से, जब से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, इनकम मीन्स इनकम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव इनकम भी कैलकुलेट करनी है और इनकम नेगेटिव हो जाए तो भी कैलकुलेट करनी है। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो होगी नेगेटिव ही, पॉजिटिव हो नहीं पाएगी। पॉजिटिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप रेंट तो रिसीव कर नहीं रहे हो। तो इनकम, और आपको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वैसे भी इनकम कैलकुलेट करने के लिए रेंटल इनकम एक कंसिडरेबल फैक्ट है, बट इज रेंट इज नॉट ऑलवेज द टैक्सेबल इनकम। रेंटल इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है हाउस प्रॉपर्टी में? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम क्या चीज़ होती है? क्या जितना मैं रेंट कमा रहा हूँ वही मेरी टैक्सेबल इनकम है, या कुछ और चीज़ होती है टैक्सेबल इनकम? जीएबी, हाँ गुड। क्या टैक्सेबल है? जीएबी टैक्सेबल है। रेंटल इनकम एक कंपैरेबल फैक्टर है, एक फैक्टर है दैट मस्ट बी कम। से फेयर रेंट का कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, तो उससे जीएबी आ जाती है। तो अब आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जीएबी नहीं है, तो जीएबी नहीं, जीएबी क्या होगी? नील आएगी हमेशा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमेशा जीएबी नील आएगी, क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है वो नहीं है आपके पास, एक्चुअल रेंट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बाय डिफॉल्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नील बाय डिफॉल्ट। ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज नील, वो हमेशा नील ही रहेगी। तो यानी कि आपको इसके लिए म्यूचुअल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट को कंपेयर ही नहीं करना। अगर प्रॉपर्टी आपकी थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें ये सब नहीं करना। तो फिर हम निकाल क्यों रहे हैं? कोई बताएगा निकाल क्यों रहे हैं हम इसे? जब जीएबी ही नील है तो जीएबी के बाद अगला स्टेप क्या है? लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, वो भी मान लो 50,000 रुपये पे भी करे तो मैं क्या यहाँ से घटा पाऊंगा? म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि जीएबी ही नील है। ऊपर नील है तो नीचे भी अपने आप ही नील आएगा। यह है मेरी एनएबी, इसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, ये भी नील आई। अब इसके बाद क्या करते थे हम? नेट एनुअल वैल्यू के बाद 24 सेक्शन 24 की डिडक्शन लेते हैं। सेक्शन 24 की डिडक्शन क्या है? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में ए ले लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो कितनी आएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? नील आएगी, क्योंकि मेरी एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी? नील। तो सर बेकार में मार्क कर क्यों खींच रहे हो, है ना? ऐसा क्वेश्चन लग रहा है मन में? हरितिका कह रही हाँ मेरे को बेकार में सब नील नील लिखने के लिए क्यों खींच रहे हो? इसके लिए लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ऐसा हो सकता है उस असेसी ने मकान को खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए लोन लिया हो। तो मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूँ, इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो, लॉस भी इंक्लूड है। तो हो सकता है उस असेसी ने इस मकान को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रेनोवेट करने के लिए लोन लिया हो। तो लोन लेगा तो इंटरेस्ट भी पे करेगा। इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड है, लेकिन इसकी कैपिंग है। इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 2 लाख, यानी कि इट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 2 लाख।
यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन 10 लाख रुपए का भी पे करा है तो डिडक्शन कितने की मिल सकती है? 2 लाख रुपए की। वो किस में कह रहा हूँ? केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जो इससे पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने 2 लाख से ज़्यादा भी इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया है ना, जिसके आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे हैं उसमें 2 लाख से ज़्यादा भी हमने होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन घटाया था। तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन कैन नॉट बी टेकन ग्रेट मोर देन 2 लाख रुपीज। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन कैन नॉट बी टेकन मोर देन 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। 23(2) में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की हम वैल्यूएशन करते हैं उसमें 2 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन हम नहीं ले सकते फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इट इज़ कैप्ड। ये 2 लाख रुपए पे कैपिंग है इसकी। अभी इंटरेस्ट के लिए एक अलग से थोड़ी सी अलग से चीज़ और देखेंगे। तो अब यहाँ पे कितना, अगर मान लीजिए इस एसएससी ने 3 लाख रुपए की लोन इंटरेस्ट की पेमेंट करी तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 24B में? कितनी? और अगर 80,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करा तो 80,000। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने अभी 2 लाख रुपए पे करा था या 2 से ज़्यादा पे करा था, लेकिन डिडक्शन तो 2 लाख ही मिलेगी। तो इसकी क्या आएगी पता है क्या? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए का। ये लॉस है इसका 2 लाख रुपए का। क्लियर है? अब ये लॉस क्यों निकाल के रखा पता है? कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर इसको लॉस हुआ है और मान लीजिए ये नौकरी करता है, सैलरी से इनकम इसको 10 लाख रुपए हुई है, तो 10 लाख रुपए की सैलरी की इनकम में से 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? अब 8 लाख। सेट ऑफ करने का मतलब घटा देंगे ना। 10 लाख रुपए की सैलरी की टैक्सेबल इनकम है, 10 लाख रुपए सैलरी टैक्सेबल है, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लॉस फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी आ गया, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी जिसे हम GTI बोलते हैं, दैट वुड बी 8 लाख रुपीज। 10 लाख की सैलरी इनकम माइनस 2 लाख रुपए का होम लोन का लॉस, बच गए 8 लाख रुपए। तो वो 8 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी। इसलिए हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हमेशा लॉस ही आएगा, आपको लॉस आएगा या जीरो होगा। अगर मान लीजिए उसने इंटरेस्ट भी, लोन भी ना ले रखा हो, तो ये सारी वर्किंग करेंगे फिर हम। अगर मान लो उसने उस मकान को बनाने के लिए, खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, तो ये सारी वर्किंग सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में करनी ही पड़ेगी क्या? हमें नहीं करनी पड़ेगी। जब लोन ही नहीं लिया तो फिर तो लॉस भी नहीं होगा ना उसको। हमें ये 23 सबसेक्शन 2 क्यों निकालना है? क्योंकि हमें उसका लॉस कैलकुलेट करना है। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 फॉर द प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड होल द ईयर। जो पूरे साल प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी बात हो रही है ना। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब इस लॉस को आप उसकी इनकम, आप अपनी ITR भरोगे। मान लीजिए इस साल और कोई इनकम नहीं है आपके पास, यही है, तो आप अपनी ITR भरो। इस 2 लाख रुपए के लॉस को अगले साल, आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आने वाली 8 साल की इनकम में कभी भी एडजस्ट कर पाओगे इसको, है ना। तो इसलिए भी आपको लॉस कैलकुलेट करके रखना जरूरी है। मान लीजिए इस साल आपको लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी से, और इस साल आपके पास किसी और हेड में कोई इनकम नहीं है, तो सेट ऑफ होगी क्या? ये नहीं होगी। किसी और हेड में इनकम ही नहीं है, सेट ऑफ कैसे करूंगा? सेट ऑफ तो नहीं हो पाएगी। तो क्या मैं ITR ना भरूं? नहीं, ऐसी गलती मत करना। ITR भर देना और लॉस शो कर देना। इस लॉस को अब आने वाले सालों में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ, करंट ईयर में आप इस वाले लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इन द सब्सिक्वेंट ईयर आप अगले साल के बाद इस लॉस को हाउसिंग प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाओगे। मान लीजिए ये था असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट 23, यहाँ पे 2 लाख का लॉस हुआ, आपके पास कोई और इनकम नहीं है, आप सेट ऑफ नहीं कर पाए। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 में आपके पास प्रॉपर्टी से, किसी और प्रॉपर्टी से, या यही प्रॉपर्टी आपने किराए पे लगा दी, इस प्रॉपर्टी से आपके पास, लास्ट की बात कर रहा हूँ, आपके पास 6 लाख रुपए की इनकम आ गई सब कुछ घटाने के बाद। ये 6 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट आ गया। तो आप पता क्या करोगे? लिखोगे लेस कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस वो कितने हैं? 2 लाख रुपए के। 2 लाख रुपए का लॉस अगले साल जाके घटा दो, लेकिन घटेगा अगले साल के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही, और किसी इनकम से नहीं घटेगा। करंट ईयर में लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में अपने ही हेड में जाके सेट ऑफ होगा। तो अगले साल 24-25 में आपको 6 लाख पे टैक्स नहीं देना, अब आपको 4 लाख पे टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। ITR आपने भारी है, अगर आप ITR नहीं फाइल करोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो सेट ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो सेट ऑफ भी नहीं होगा, भी ध्यान रख लेना। और कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब ITR भर के आप डिपार्टमेंट को बोलोगे हाँ मेरी 23-24 में लॉस हुआ है,
तभी वो 24-25 में एडजस्ट करने को देगा। अगर 23-24 में आपने ITR नहीं भरी, छोड़ो लॉस हुआ है, क्या ITR भरूं, तो 24-25 में जाकर नुकसान हो जाएगा आपको। ये 2 लाख रुपए पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाएगा आपको, जो बचा सकते थे लीगली बचा सकते थे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपके पास केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आपके साथ एक फ़ायदा ये है कि आप रिटर्न बिलेटेड भी भरोगे, 139(4) में भी भरोगे तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और इनकम होगी जिसमें लॉस, मान लीजिए बिजनेस में लॉस है, कैपिटल गेन में लॉस है, और आपने ITR 139(1) में यानी कि जो एक्चुअल ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक नहीं भरी तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता फिर उस साल का। अगर आपके पास BGBP का बिजनेस का लॉस है और ITR भरने की मान लीजिए ड्यू डेट 139(1) में 31 जुलाई है और आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरी, रिटर्न तो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हो लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा उस साल का आपका। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किसी भी डेट पे रिटर्न भरो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल में भी लॉस हो जाएगा। हाँ तो हाँ 4 लाख के कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड। ये वाला लॉस 8 साल के बाद कैरी फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगा। हर एक लॉस की लाइफ 8 साल है। अच्छा, हर लॉस की लाइफ 8 साल है। 8 साल के बाद तो कैरी फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगा। अब तुम वो डिपार्टमेंट कर, अब तुम न कमा रहे हो ना कमाना चाहते हो, तुम रहने दो, इससे ज़्यादा तुम्हारा लॉस हमको उठा के नहीं जाएंगे सिर पे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को इनकम निकालने की ज़रूरत क्यों है? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे किया है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब अभी तक हम क्या कर चुके हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1A कर चुके हैं, वो जिसमें हमने क्या देखा था, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट फॉर होल द ईयर। क्लियर है? जो इससे पहले करा था लास्ट क्लास में, इसके आपने होमवर्क भी करे हैं। अच्छा, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन किस किस के सही हैं आपने कंपेयर करे क्या अभी? यस सर। किस किस के सही निकले? सही है सर। सब सही हैं? यस सर। चलो फिर तो अच्छी बात है, गुड। इसका मतलब आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया। अगर सब सही है तो फिर कंसेप्ट पकड़ में आ गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब आप 2 कंसेप्ट पढ़ चुके हो, लेट आउट होल द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड होल द ईयर। अब एक मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ एक साथ, जब लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों एक साथ हो जाएगा। होगा भी कैसे? बिना किराए पे दिए। हाँ, बिना किराए पे दिए आपकी प्रॉपर्टी किराए पे मान ली जाएगी, इसे बोलते हैं DLO, डीम टू बी लेट आउट। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, ये पहले 2 कॉन्सेप्ट जो पढ़ी हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इसे बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट कि हम मान लेंगे आपकी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी गई है, डीम्ड टू बी लेट आउट। ये मान लेंगे, मान क्यों रहे हो? क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे नहीं रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे नहीं रहे हो, इसलिए सरकार कह रही तुम्हारी इच्छा कमाने की नहीं होगी लेकिन हमारी इच्छा तो कमाने की है। हमने तो 5 ट्रिलियन बना के मानेंगे इसे, है ना, इकोनॉमी को। तो हम आपसे टैक्स लेंगे, आप चाहे पैसा कमाओ मत कमाओ। ये मान लीजिए कि कब आएगा ऐसा सिचुएशन, कब अराइज होगी? मान लीजिए मिस्टर X हैं, इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी 1 ये है, एक हाउस प्रॉपर्टी 2 है, एक हाउस प्रॉपर्टी, अभी 2 पे चलते हैं। अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो कोई तकलीफ नहीं, आप सारी जिंदगी से किराए पे मत दो, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो 23 सबसेक्शन 4 ट्रिगर नहीं करेगा, कभी भी एप्लीकेबल नहीं है, अप टू द 2 हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टियाँ हो गई, रेजिडेंशियल हो या हाउस प्रॉपर्टी से बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3 और ख़रीद लिया आपने, और आप इन तीनों में से किसी को भी लेट आउट नहीं कर रहे हो, आइदर दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, या तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो या आप यूज कर रहे हो किराए पे नहीं, तीनों में से तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपने, तीनों प्रॉपर्टी आपके पास पैसा है, जैसे पैसा आता है कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। अब आपने करते करते 3 प्रॉपर्टी इकट्ठे कर ली, विद इन द कंट्री विद इन द स्टेट कोई मैटर नहीं करता, प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी आपके पास, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में, दूसरी मुंबई में, तीसरी गुजरात में, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी तो तीनों आप ही के नाम पे है ना। तो आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, तीनों में से किसी प्रॉपर्टी को भी आपने किराए पे नहीं दे रखा, या तो तीनों में आप रखे, किसी में एक बक्सा रख दिया, किसी में एक लैपटॉप रख दिया, किसी में एक जूते जाके रख दिए, तीनों मेरे कब्जे में है ना। तीनों को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा या लॉक लगा रखा अनऑक्यूपाइड है, साल में 1 बार 2 बार धोने धाने चले जाते होली दिवाली पे, तो अनऑक्यूपाइड है, किसी को दे भी नहीं रहे हो, रह भी नहीं रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पैसे की वजह से प्रॉपर्टियां घेरी जा रही हैं और जिनको प्रॉपर्टी की जरूरत है उनको मिल नहीं रही है ना। आप प्रॉपर्टी की मार्केट में अननेसेसरी इम्बैलेंस पैदा कर रहे हो, तो सरकार कह रही है, प्लस उन प्रॉपर्टी से फिर कुछ कमा भी नहीं रहे हो,
तो अब क्या है कि इन हाउस प्रॉपर्टी का हेड बोलता है कि अप टू 2 प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 विल नॉट बी एप्लीकेबल, है ना, ये 23(4) एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो 23 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर ऑल द प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अब आपको मान लिया जाएगा इन 3 में से एक प्रॉपर्टी आपकी डीम टू बी लेट आउट है और उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा और उसकी जीएबी नील नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी की जीएबी कभी नील आती है, नहीं आती। इन तीनों में से किसी से आप किराया ले रहे हो क्या? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, इन तीनों से किराया ले रहे हो? नहीं, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, किराया तो कोई दे नहीं रहा। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इसे डीम्ड मान ले रहा है, डीम टू बी लेट आउट की मान लूंगा आपने किराए पे दे दी है तो वो किराया भी मान लेगा। यानी कि किराया मानने का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट तो हमेशा जीरो ही है, तो जीएबी क्या हो जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो वाला फॉर्मूला लगा के जीएबी निकल जाएगी आपकी। तो जीएबी आ जाएगी हमेशा, है ना। एक्सपेक्टेड रेंट 2 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से कम होगा वही आपकी जीएबी आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है नहीं आपके पास, तो जीएबी तो निकल जाएगी। तो अब आपको करना क्या है कि आपके पास ये जब भी ऐसी कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 3 बार इसकी वर्किंग करनी पड़ जाएगी। पहले आप एक वर्किंग कर लो कि ये मान लेते हैं कि ये तीनों लेट आउट है, ये भी लेट आउट है, ये भी लेट आउट है और ये भी लेट आउट है। पहले एक बकेट में लेट आउट निकाल के रख लो, है ना। अब आपने मान लिया कि अगर ये तीनों लेट आउट होंगी तो तीनों में क्या क्या इनकम आएगी। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में ये निकाल लो। दूसरे स्टेप में क्या करना है, प्रॉपर्टी 1, HP1 और HP2 ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्यों? क्योंकि ये HP1 है आपके पास, हाउस प्रॉपर्टी 1, ये HP2 है, ये HP3 है। आपने जब ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी तो ये क्या है, लेट आउट, है ना, इसकी इनकम यहाँ पे बढ़ी हुई है। दूसरे कॉम्बिनेशन में चलो, आपने बोला HP1 और HP3, HP1 एंड HP3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यानी कि लेट आउट कौन सी हो गई, 2 नंबर। तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या करना है, HP2 और HP3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो अब HP1 कैसी हो गई, लेट आउट, है ना। आपको ये कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे, आपको हर 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। क्लियर है कि एक बार तो तीनों को लेट आउट मान लो, तीनों के लेट आउट की इनकम, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों का इसको 3 बार अलग अलग निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हो। HP1 और HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे HP3 क्या हो जाएगी, DLO, है ना, यहाँ पे DLO हो जाएगी। फिर HP1 थी और HP3 तो HP2 क्या हो जाएगी, DLO, ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे HP2 HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो HP1 क्या हो जाएगी, DLO। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको क्या अच्छा लगता है। तीनों को एक साथ लेट आउट मार के निकाल के रख लो और फिर 2-2 के कॉम्बिनेशन में बनाते रहो। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे कर लो, हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस प्रॉपर्टी 3 डीम टू लेट आउट, DLO। इसे मानेंगे जैसे किराए पे दी गई, जो ट्रीटमेंट उसका होता है वही करते हैं, ऑप्शन 1। इसके साथ दोबारा, इसके साथ फिर क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3 ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये DLO। यहाँ पे 23(4) है। हाँ जी सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम एक इनकम मतलब मिनिमम इनकम जान सकें। हाँ बिल्कुल सर कह रहे हो आप। ये DLO, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एक बार एक एक प्रॉपर्टी को DLO तो मानना ही पड़ रहा है। पहली बार में 3 को DLO माना, फिर 2 को DLO माना, फिर 1 को DLO माना, और जब एक डीम टू लेट आउट है बाकी सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को निकालने का तरीका आप सीख चुके हो। जीएबी हमेशा नील आती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस घटाने को मिलते नहीं है, डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आएगी। बस क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना, मैक्सिमम ₹2 लाख। ध्यान रखना, अगर लोन मकान को रिपेयर कराने के लिए लिया है, मकान बनाने के लिए लिया है, खरीदने के लिए लिया है, जो रेनोवेट करने के लिए लिया है, रेनोवेट का मतलब तोड़ के दोबारा नया बना रहे हो, केवल रिपेयर करने के लिए लिया है अगर लोन, तो 30,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, है ना। अगर मकान रिपेयर करने के लिए आपने लोन लिया है, बेशक लोन आप 10 लाख रुपए का ले लो,
इंटरेस्ट आप 50,000 रुपये पे कर दो महीने का, साल का, लेकिन अगर रिपेयर के लिए लोन लिया गया है तो डिडक्शन इज कैप्ड अप टू 30,000 रुपीज़, है ना। 2 लाख रुपए की डिडक्शन तो उसके लिए है कि मकान को बनाने के लिए, मकान को एक्वायर करने के लिए अगर आपने लोन लिया है और रेनोवेट करने के लिए लोन लिया है तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन। अदरवाइज वो डिडक्शन 30,000 तक है अगर रिपेयर के लिए लिया मकान लोन लिया है तो। यहाँ तक क्लियर हो गया आप? सर जैसे आपने बोला कि 2 प्रॉपर्टी है जब तक 23 वो अप्लाई नहीं होगा, हाँ प्रॉपर्टी में उसको तो ये तीनों प्रॉपर्टी ड्यू मानी जाएंगे, एक तो भी हाँ देखो तीन वही तो हो रही है, पहली बार ये डीएलओ मानी, दूसरी बार ये डीएलओ मानी, तीसरी बार ये डीएलओ मानी ना, तीनों से इनकम निकालनी है आपको। देखो जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है वहाँ तो लॉस ही आएगा, वहाँ तो लॉस आएगा, लेकिन जहाँ डीएलओ वहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम आ जाएगी, क्योंकि जीएबी डिसाइड हो जाएगी, जीएबी डिसाइड होगी तो इनकम आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर पता है इसके बाद क्या होगा, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यहाँ कुछ निकलेगा नहीं। इसके बाद क्या होगा, इनकम टैक्स कह रहा है मान लो इससे आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई, इस कॉम्बिनेशन में हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस आया 70,000 रुपये का, इस प्रॉपर्टी से आपको, इस कॉम्बिनेशन में आपको 40,000 रुपये की इनकम आई, तो इनकम टैक्स कह रहा है आपकी ऑप्शन वो मान ली जाएगी जिसमें आपको सबसे कम इनकम हो रही है। तो सबसे कम इनकम कहाँ हो रही है, लॉस है, सेकंड ऑप्शन में आप इसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ मान लीजिए यहाँ पे इनकम है 40,000 रुपये, यहाँ पे इनकम है 50,000 रुपये, यहाँ पे इनकम है 10,000 रुपये। अब कौन सी इनकम मानी जाएगी आपकी, जीटीआई का पार्ट क्या बनेगी, 10,000, बस खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और इस केस में ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जीएवी के बेस पे सब काम घूम रहा होता है, एक्चुअल रेंट कोई तो आसपास फटक नहीं होता। और एक्चुअल में प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो एक्चुअल रेंट जनरली कोई भी आदमी जो प्रॉपर्टियां किराए पे दे रहा है वो एक्चुअल रेंट मार्केट रेंट के आसपास ही लेता है ना। कोई किसी एक आधे एक्सेप्शन केस में कोई जानने वाला होगा, रिश्तेदार हो गया, भाई बंद हो गया, तो उससे आदमी मार्केट रेट का रेंट नहीं ले पाएगा, चलो शर्मा शर्मी में कम देगा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो किराया दे रहे हैं वो मार्केट रेट के आसपास ही देते हैं, वो एक्चुअल रेंट ही उनके मार्केट रेंट के आसपास होता है, वो कम नहीं करते हैं। कोई जिन्होंने लोग किराए पे क्यों दे रहे हैं, किराए पे देने का मतलब ये एक तो एडिशनल इनकम होती है, प्लस प्रॉपर्टी की देखभाल होती है। जिस प्रॉपर्टी को यूज करेगा कोई भी आदमी वो देखभाल भी तो करेगा, उसको चलता फिरता रहेगा, हवा लगती रहेगी, प्रॉपर्टी जरा ठीक रहती है, मेंटेन रहती है, तो इसलिए भी दिया जाता है। तो किराए में कोई कॉम्प्रोमाइज जनरली नहीं करता है, मैं ये नहीं कह रहा सभी नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है केसेस कम है। मैक्सिमम केस में आदमी एक्चुअल रेंट ही वसूल करता है उन टेनेंट से। ये एक ही आदमी के नाम पे होनी चाहिए प्रॉपर्टी, फैमिली से कोई ले जाता, क्योंकि हर आदमी का पैन नंबर अलग है ना, हर आदमी की इनकम डिस्टिंक्ट है। एक पैन नंबर वाले आदमी की बात हो रही है, 3 भाइयों के पास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पिताजी के पास 2 भाइयों का ऐसे प्रॉपर्टी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 अलग लोग हैं, तीनों की अपनी आइडेंटिटी अलग अलग है। अब एक चीज़ देखते हैं, इसको पहले फ्लोर पे निकाल के देखते हैं कैसे होगा, है ना। मिस्टर एक्स ओन्स 3 हाउस, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं आपको, है ना। इनके पर्टिकुलर देखो, इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू, ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सभी सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, ये सन ऑफ नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कहीं सन ऑफ हो जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप अगर मान लो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दे रहे तो प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल वैल्यू तो निकलेगी ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आपसे टैक्स लेगी, प्रॉपर्टी टैक्स, तो म्यूनिसिपल वैल्यू तो अवेलेबल है। फेयर रेंट, अभी तीनों का लिख रहा हूँ ना, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये हाउस 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 8 लाख, इसकी 10 लाख, ये 9 लाख, ये 6 लाख, ये 8,50,000, 9,50,000 और 8 लाख। एक्चुअल रेंट कितना कितना लिख दूं, हेलो, एक्चुअल रेंट कितना कितना लिख दिया जाए इनके आगे, बताओ कितना कितना लिख दूं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं, है ना, सारी प्रॉपर्टी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो एक्चुअल रेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो एक्चुअल रेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब इसकी इनकम कंप्यूट करनी है हमने बाय अप्लाइंग सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अप्लाई हो जाता है, आपके पास 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ हैं। ये पहले एक ही प्रॉपर्टी पे अवेलेबल था, लेकिन ये 2016-17 के बाद अमेंडमेंट आ गई थी एक्ट में, तो अब ये 2 प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल है। पहले एक के जैसे ही 2 प्रॉपर्टी होती तो ऐसे लेट आउट, डीम टू लेट आउट लग जाता था। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि 2 प्रॉपर्टी तक डीएलओ नहीं लगेगा, अब तीसरी से लगना शुरू होगा। तो अब सबसे पहले स्टेप में क्या निकालना है हमने, जीएबी निकालनी है ना, जीएबी निकालनी है ना। यस सर। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी
किसकी? हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3। अच्छा, अरे इनके साथ और भी फिगर चाहिए होंगे, रुक जाओ 1 मिनट रुको, आपको इसके साथ और डिटेल भी तो चाहिए, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा, नहीं तो सवाल में मज़ा नहीं आएगा। ये आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना, मुझे बाद बीच में फिगरें बता देना, क्योंकि इस बोर्ड में तो इसकी फिगर और चाहिए हो ना, अभी इन्फॉर्मेशन बाद में इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअल रेंट कम, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, टैक्स तो पे करोगे ही करोगे, चाहे आप किराए पे दो या न दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, 21-22 40,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 50,000 रुपये और 20,000 रुपये, ये म्यूनिसिपल टैक्स पे करा है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा किराएदार ने पे करा हो, पॉसिबल है। किराएदार ही नहीं है तो किराएदार का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, भावनाओं में नहीं बहना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2,20,000 है, इसमें 1,40,000 है। क्लियर है यहाँ तक? बस ये फिगर आप एक बार चाहे क्लिक कर लो अपने से, उतार लो, मेरे को बाद में फिगर बता देना, मैं स्लाइड आगे चले आऊँगा। इसे उतार लिया? हाँ जी, आप लोगों ने उतार लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? चलूँ? चले नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब करते हैं जीएवी की कंपटीशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 वाली हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि है ना, इसमें डीएलओ का कंसेप्ट लगने वाला। अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 डीएलओ का कंसेप्ट लगेगा। लिखना है तो बेशक अपनी याद के लिए लिख लो, डीम टू बी लेट आउट, डीएलओ। अब सबसे पहले स्टेप में तो जीएवी निकालनी होती है। जीएवी शैल बी कंपैरिजन ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू विद फेयर रेंट, और इन दोनों का आएगा ER1, इसका कंपैरिजन होगा SR से। SR के बाद जो निकलेगा वो आएगा आपका ER2, और ER2 का कंपैरिजन किससे होगा? बह गए ना भावनाओं में, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं इसमें, इसका कंपैरिजन ही नहीं होगा, बात खत्म हो गई। अभी कह रहा हूँ भावनाओं में मत बहना, फिर भावनाओं में बह गए, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, कंपैरिजन, बात खत्म। यही आपकी जीएवी आएगी, जो ER2 है वही जीएवी हो जाएगी आपकी। तो हाउस प्रॉपर्टी 1, ये ऐसा काम ना आपको ना 3 बार करना पड़ेगा, बस ये दिक्कत है, ये 3 बार करना पड़ेगा इसे। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3। अब हम ये मान के चल रहे हैं, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और दिस इज DLO, ये मान के चल रहे हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू बताना इसकी हाउस प्रॉपर्टी 1 के आगे कितनी लिखूं, और फेयर रेंट 7 लाख, और यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ पे 6 लाख। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 2 वाले की? 8 लाख, और 3 वाले की 10 लाख। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी तो मिल ही आएगी ना इसकी। हाँ, बात तो आप सही कह, चलो एक बार आपने बात ठीक पकड़ ली, चलो अब लिख देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो तरुण। फेयर रेंट की, तरुण का कहने का मतलब है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड उनकी हम ये लिख क्यों रहे हैं, बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। मैं चलो आपको एक बार कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, खाली लिख देता हूँ। फेयर रेंट कितना है? 7 लाख, और 2 वाले का 9 लाख, 3 वाले का, और अच्छा अब ये क्या आएगा? ER2। ER क्या होता है? हायर ऑफ बोथ, है ना। इन दोनों का जो हायर है वो कितना आएगा? 7 लाख, और इन दोनों का हायर आएगा 9 लाख, और यहाँ पे आएगा लास्ट में 10 लाख। इसका कंपैरिजन SR से, SR कितना? 6,50,000, यहाँ पे 8,50,000, थर्ड वाले में 8 लाख। यहाँ पे आके क्या हो जाता है? ER1 कैन नॉट एक्सीड द SR। ER1 SR को ज़्यादा, SR से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। एक्सपेक्टेड रेंट जो है आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो तुम तो बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करना शुरू कर दोगे, बोल दोगे कानून ने भी बोल रखा हमें ज़्यादा चार्ज कर लो, तो इसलिए इनकम टैक्स वगैरह नहीं, गलत प्रैक्टिस भी नहीं करने दूंगा। तो यानी कि अब यहाँ पे स्टेज में सेकंड ER2 कैसे निकलता है? लोअर ऑफ 2, इन दोनों का लोअर कितना? 650। ये आपकी GAV हो गई, इसका लोअर कितना? 8.5। ये आपकी GAV हो गई, इसका लोअर कितना? 8 लाख, ये आपकी GAV हो गई।
अब हाउस प्रॉपर्टी 1 की जीएबी कितनी, 6.5 लाख। और हाउस प्रॉपर्टी 2 की, 8.5। और हाउस प्रॉपर्टी 3 की। सब भावनाओं में बह जा रहे हो, सब भावनाओं में बह जा रहे हो। इसकी जीएबी नील, इसकी जीएबी नील। इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल रहना है। इसकी जीएबी 8 लाख। केवल यही प्रॉपर्टी तो किराए पे दे रहे हो आप। वो तो मैंने लिख रहा था इसलिए चलो तरुण ने शुरू में पकड़ लिया, तो फिर भी आप भावनाओं में बह गए दोबारा जाके। मैंने कहा चलो अभी लिख ही दो, चलो बह रहे हैं तो बह जान दो इन्हें, है ना। तो बहना नहीं है बेटा, एक्ट ध्यान रखना है कि तरुण ने बिल्कुल सही बोला था। अगर मैं ये सारी चीज़ नहीं लिखता तो आपको ये वाली गलती पता भी नहीं लगती, है ना। ये लिखनी भी पड़ी मुझे इसलिए कि आपको गलती पता लग जाए कि ऐसी गलती ना कर दो। अब ये भी आ गई, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड, टैक्सेज पेड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स हाउस प्रॉपर्टी 1 में कितना पे करा है, कितना पे करा है, तो नहीं होगा इसमें भी स्टेट ऑफ जितना भी पे करा है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। कितना भी पे करा डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं यहाँ डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे कितना पे करा है, यहाँ डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। डीम टू लेट आउट, उसका नाम ही डीम टू लेट आउट है, लेकिन सारा बिहेवियर ऐसे ही करेगा जैसे किराए पे दे रखी है प्रॉपर्टी आपने, है ना। बिल्कुल, वो तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपये घटा दो, 7.5 लाख रुपए हैं जी। क्या कह रहे हो पंकज? 50,000 और 20,000 पे किया है ना टैक्स। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी 3 में, यस सर। तो फिर 50 क्यों घटवाया रे, गलत बात। 70,000 आएगा सर। कोई बात नहीं बेटा, 70 कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि पेपर आपके पास ही ना, फिगर आपके पास है, मेरे पास फिगर नहीं है। 70,000 यानी कि ये हो गया 7,30,000। ठीक है बच्चा, थैंक यू। अब ये आ गई आपकी NAV, नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए में 30% ऑफ NAV, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस वाले केस में नील, इस वाले केस में नील, इस वाले का निकालो जरा, 730 का 30%, कितना, 219। यस सर। चलो, पूरी तरह से बिलीव करते हुए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करा, हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए लोन इंटरेस्ट पे करा है, हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए इंटरेस्ट नहीं पे करा। नो सर। चलो, तो इसका तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई नील। इसके वाले केस में कितना पे करा है, 2 लाख। तो कितना घटाऊं यहाँ पे, 2,20,000 पे करा है, 2,20,000 घटा दूं या नहीं। 2 लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलती सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए 23(2) में जाके ना, तो 2 लाख रुपए का लॉस आ गया आपको। इस वाले में कितना इंटरेस्ट पे करा है, 140 ही पे करा है। तो ये घटा दो 730 में से दोनों चीजें, 1 2 3 9 और 1 10, 4 और 1 5 6, 6 और 7 13, 4 और 3 7, यही आएगा 371। ये आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम है। अभी ये कॉम्बिनेशन से आई हुई इनकम नहीं है, ध्यान रखना। आपके पास 3 मकान थे, 3 मकानों से एक मकान में आपके पास नील आई, दूसरे मकान में 2 लाख का लॉस आया, तीसरे मकान में 3,71,000 रुपए का इनकम आई। तो जब आप इनकम करते हो, मान लीजिए आपके पास 4 प्रोडक्ट बेचे बिजनेस में, 4 प्रोडक्ट बेचे, तो चारों की सेल एक जगह लगा के तो प्रॉफिट निकालते हो, है ना। आपने 4 तरह के प्रोडक्ट बेचे तो P&L में चारों का सेल डालते हो, उसके लिए चारों के खर्चे माइनस कर दे तो आपके बिजनेस की नेट इनकम आ जाती है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस कोई निकालते हो P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस तो कंसोलिडेट होता है। तो ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन पता क्या आएगी, इसे बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,71,000 रुपये। किसको समझ आया और किसको नहीं समझ आया ये बता दो बस मुझे। 1,71 समझ आ गया, कैसे आया, 3,71 का प्रॉफिट, 2 लाख का लॉस, तो मेरी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख। क्योंकि मेरे पास और हाउस प्रॉपर्टी 1 में कुछ है ही नहीं, वहां तो लॉस ही है, वहां तो कुछ हो नहीं सकता। तो 3,71 का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का लॉस, तो मेरे पास नेट इनकम कितनी आ गई, 1,71 की आ गई। एक कॉम्बिनेशन से इनकम ऐसी आई। अब ऐसा ही दूसरे कॉम्बिनेशन से इनकम आप करके दिखाओगे, बेकार की बात मत करो, बेकार की बात मत करो सर। चलो देखते हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी 1 है, मैं खाली कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ, इनकम आप निकाल लेना। ये हाउस प्रॉपर्टी 2 है, ये हाउस प्रॉपर्टी 3 है,
तो अब आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये डीम टू लेट आउट है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जरा निकाल के देखो। और Recording stopped. पीछे वाली फिगर देखनी है तो पीछे वाली देखनी है एग्जांपल की, तो ये देख लेना एक बार पहले, ये कॉम्बिनेशन सेट कर लो बस खाली, फिर मैं उसे वहीं ले जाऊंगा वापस। साथ एक मजाक होने जा रहा है, पता क्या मजाक का नाम ये है कि जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो ना, प्रैक्टिकल में आपको 99% केसेस में ITR भरी हुई पता कैसे मिलेंगी, बस एक्चुअल रेंट के बेस पे और कुछ नहीं। जब ITR भरते हैं आप इंडस्ट्री में तो कोई म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड को कंपैरिजन नहीं करता, इट इज अज्यूम्ड कि एक्चुअल रेंट ही सबसे ज़्यादा है। जो मकान मालिक किराया ले रहा है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो सबको कंपेयर करने का कोई नहीं। मार्केट में आपके पास ये फिगर आपको जब प्रैक्टिस में जाओगे तो ये फिगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपको कंपेयर करनी भी नहीं है। ITR एक्चुअल रेंट के बेस पे ही भरी जाती हैं, लेकिन आपको पढ़ा क्यों रहा था, क्योंकि एक्ट में ऐसे ही दिया हुआ है ना। अगर असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेट करेगा तो वो ऐसी बेस पे करेगा, वो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड को कंपेयर करके ही निकलेगा। अगर उसकी कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ गया तो टैक्स ले लेगा उठा के, वो ध्यान रख लेना। लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल में इंडस्ट्री में जब काम करने जाओगे आपके पास ना स्टैंडर्ड रेंट है, ना फेयर वैल्यू है, ना म्युनिसिपल वैल्यू, कुछ नहीं है वहाँ पे। आप एक्चुअल रेंट को पकड़ते हो, सीधे ITR भर देते हो, यही होता है, ये ध्यान रख लेना वहाँ पे। तो सर 2 दिन से खराब कर दिया हमारे, है ना, ऐसा ही लग रहा है 2 दिन खराब हो गए, लग रहा है ना। नहीं इतनी नहीं, देखो एक्ट तो एक्ट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। ये एक्ट और फैक्ट का फर्क है। मार्केट में अब ऐसा कोई डाटा है ही नहीं लोगों के पास, है ना। एक प्रॉपर्टी की मान लीजिए किसी CA के पास ऑल ओवर दिल्ली में क्लाइंट हो रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलता थक जाएगा बेचारा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्चुअल रेंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हो और वो आपको एक्चुअल एविडेंस है आपके पास कि इनकम कमाया है। कोई भी आदमी, रैशनल आदमी आपको एक्चुअल किराए से कम किराया क्यों लेने लगा, है ना। कोई भी रैशनल आदमी जो इनकम कैपेसिटी उसकी है अपनी प्रॉपर्टी की कमा सकता है, उतना तो कमाएगा ना। आज की डेट में, आज की इतनी इकोनॉमिकल रेट कम जो दुनिया है, इसमें कोई किसी के ऊपर रहम क्यों करने लगा। कोई एक आधा आदमी होगा 100 में से जो अपने खास आदमी को थोड़े सस्ते पे दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा ना सारा आदमी। तो एक आधे आदमी के लिए इनकम टैक्स वरीड नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स को भी पता है प्रैक्टिकली कोई भी आदमी एक्चुअल रेंट से कम किराए पे प्रॉपर्टी दे नहीं रहा है। मेरी वैल्यू जो स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब इसीलिए दी हुई है कि कोई गलती से अगर ज़्यादा लोग गेम खेलने लग जाए तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला थमा दूंगा, सेक्शन 23 पढ़ा दूंगा, असेसमेंट कर लूंगा और टैक्स ले लूंगा। अगर मान लो एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ना हो तो कल को इनकम टैक्स कुछ बोल पाएगा आपको, कुछ नहीं बोल पाएगा, फिर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इनकम दिखाओगे। अभी इनकम टैक्स असेसी के ऊपर रिलाई करता है, वो ये मान लेता है कि हाँ जो आप किराया ले रहे हो ठीक ही ले रहे हो, कंपिटिटिव किराया ले रहे हो, आप हर आदमी पे दया नहीं करोगे, आपको उसको भी पता है बात। तो इसलिए जब हम ITR भरते हैं सिंपल एक्चुअल रेंट को पकड़ते हैं और ITR मल्टीप्लाइड बाई 12 या मल्टीप्लाइड बाई द पीरियड ऑफ रेंटल इनकम अर्न, वो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी सारी चीज़ें ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो ये सेक्शन 23(2) और 23(4) का आपस में कॉम्बिनेशन था दोनों, है ना। ये जो लास्ट में पढ़ा 23(1) का कॉम्बिनेशन, 23(1)(a), 23(2) और 20, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था 23(4). हाँ तरुण बोलो बच्चा, आप क्या कह रहे हो। तो जैसे जब बहुत सी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, हाँ। जैसे ट्रस्ट वगैरह, उसके तो अभी भी किराया इतने का स्टैंडर्ड रेंट से नीचे। अब जो आ रहा है वो आ रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो रेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि उसने पकड़ी ले रखी है ना पहले लीज फर्स्ट, वो भी तो ले रखा है लमसम अमाउंट। कई लोग उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं कि ये किराया बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन जब आ रहा है वो आ ही रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है ना। वो तो पुराने हो जाते हैं वो खाली नहीं करते। हाँ, तो वो तो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है ना, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। मकान मालिक को किराएदार को इनकम टैक्स क्या करेगा, जो किराया आ रहा है वो जेन्युइन आ रहा है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो वही लेना पड़ेगा। हाँ वही वाली कहानी है ना, उस पर पहले एडवांस भी तो लिया हुआ है मकान मालिक ने, जिसे पगड़ी बोलते हो आप लोग, वो तो अब नॉमिनल पैसा दिया जा रहा है उस माम का, खाली एक तरह से मेंटेनेंस की मान के चलो से। तो अब आपने तीन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखो प्रॉपर्टी क्या करी थी, प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी। अब ये एक नई कंसेप्ट आ गई, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर होल ईयर, पूरे साल आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, लेकिन किराएदार ने पता है क्या करा, आपका 2 महीने का किराया ही नहीं दिया। 50,000 रुपये महीने का किराया था, पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी किराए पे रही
6 लाख रुपए होने थे, लेकिन 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का किराया आपको मिला ही नहीं, ये 1 लाख रुपए किराया मिला नहीं, नॉट रियलाइज्ड, और मिलेगा भी नहीं। अगर मिलने की उम्मीद होती तो बात अलग थी, है ना। अब ये मिलेगा भी नहीं। रेंट जो है हमेशा ड्यू, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमेशा ड्यू बेस पे टैक्स होती है, रिसीव्ड बेस पे टैक्स नहीं होती। ड्यू तो हो गया ना, 2 महीने उसने यूज कर ली प्रॉपर्टी, ड्यू तो हो गया, लेकिन अब वो किराया देगा नहीं। मगर अब तो किराया मकान किराएदार खाली करके चला गया, या आगे का किराया देना ही बंद कर दिया, मकान मालिक और किराए में डिस्प्यूट हो गया, अब किराएदार किराया दे नहीं रहा और खाली भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी खाली करा दी, उसने 2 महीने का किराया नहीं था, खाली करा दी, अब खाली करा दी, अब तो किराया देगा ही नहीं, वो पहले ही यहाँ रह के डिस्प्यूट कर रहा था। तो अब आपकी रेंटल इनकम, एक्चुअल रेंट कितना होगा, 6 लाख या 5 लाख। जब आप म्यूचुअल म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करते करते एक्चुअल रेंट के पास आओगे, तो एक्चुअल रेंट में 6 लाख से कंपैरिजन करोगे, 5 लाख से कंपैरिजन करोगे। एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन आप 5 लाख से होगा। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होता है, तो 1 लाख तो ना मिला ना मिलेगा। लेकिन इस अनरियलाइज रेंट का कंपैरिजन घटाने के बाद कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब आपने रूल 4 की कंडीशन को मान लिया हो। इसने एक रूल 4 नोटिफाई करा हुआ है एक्ट ने। रूल 4 में जो कंडीशन ली है, अगर आप उनको क्वालिफाई करते हो, उन कंडीशनों को मान रहे हो, तो आप 6 लाख 5 लाख से कंपैरिजन करोगे। अगर वो रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको 6 लाख से ही करना पड़ेगा। यानी कि रूल 4 की कंडीशन से सेटिस्फाई करोगे तो आपकी जो कंपैरिजन होगा वो 5 लाख से, नहीं करोगे तो 6 लाख से। इनकम टैक्स कह रहा है आप झूठ बोल रहे हो, यानी कि रेंट आपको मिलने वाला है, आप बेकार की बातें कर रहे हो, खाली डिडक्शन लेने के लिए, इस साल की अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए बेकार की बातें कर रहे हो, है ना। तो रूल 4 क्या कहता है, द टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। रूल 4 का नियम 1 कहता है कि पहला रूल कहता है टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, मतलब जेन्युइनली वो किराए पे हो, खाली फर्जी एंट्री नहीं घुमा रहे हो, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। दूसरा, all the action to get the property vacated has been taken against the defaulter tenant। आपने उस डिफॉल्टिंग टेनेंट के अगेंस्ट सारे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपना लिए हों, जो कि मकान मालिक से उसे किराया मकान खाली कराने के लिए आपने उसको हाथ जोड़ लिया, रिक्वेस्ट दे दी, लठ पढ़वा दिए, पुलिस एफआईआर करा दी, लठ नहीं पढ़वाए, पुलिस एफआईआर करा दी, ठीक है। तो वो सारे आपने जो लीगल एफर्ट्स करते हैं, कोई देखो इनकम टैक्स किसी इलीगल एस्पेक्ट को वो नहीं कर सकता ना बढ़ावा, वो तो बोलेगा एक्ट में लिखा है तुमसे लठ पढ़वा दे, मैंने लठ पढ़वा दे, कम से कम डिडक्शन तो मिलेगी, मकान खाली करे ना करे, है ना। तो लठ नहीं पढ़वाने हैं, लीगल एक्शन लेने टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड। आपने प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए सारे लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले लिए हैं। प्लस that the tenant is not in occupation of any other property of the landlord, उस लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी उसके किराए पे ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप ये कहो ये मिस्टर एक्स हैं, इसके पास मेरे 2 मकान किराए पे हैं, एक ये वाला, एक ये दुकान किराए पर है, दोनों को मैंने इसी को किराए पे दे रखी थी, ये भी किराए पे है, दोनों मैंने मिस्टर एक्स को किराए पे दे रखी थी, और मिस्टर एक्स जो है मकान का किराया दे नहीं रहा, नो रेंट, इसका किराया नहीं दे रहा पिछले 3-4 महीने से, और इसका किराया दे जा रहा है, दोनों इसी के कब्जे में। तो ऐसा नहीं होगा, आप दोनों प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे, नहीं एक लोगे तो फिर तो आप गेम खेल लो ना। जब वो किराया इसका नहीं दे रहा तो उसका भी नहीं दे रहा, तुम्हारी कहीं बात बिगड़ी हुई है ना। ऐसा कैसे होगा, दुकान का किराया दे रहा, घर का नहीं दे रहा, तुम बेकार की बात कर रहे हो। आप उससे एक्शन लो कि दोनों खाली करेगा। खाली वो कौन सी करा पाओगे वो एक अलग बात है, आपको एज पर रूल 4 एक्शन उसको नोटिस देना पड़ेगा, पुलिस एफआईआर करानी पड़ेगी, जो लीगल एक्शन है वो लेने पड़ेंगे टू गेट द बोथ द प्रॉपर्टी वैकेटेड। दोनों प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। आप बोलो कि नहीं वो मकान का किराया नहीं दे रहा था, मैंने खाली मकान किराया करने के लिए एफआईआर करा दी उसकी, नहीं दोनों खाली करानी पड़ेगी। फिर ये क्यों दे रखा, जो आदमी गलत है तो गलत ही है ना, फिर तो ये भी खाली कराओ। आप खाली करा पाओगे नहीं करा पाओगे एक अलग बात है ना। हो सकता है वो ज़्यादा पावरफुल आदमी हो, आप नहीं करा पाओगे, लेकिन आप अपने लीगल एक्शन, जो आपने लीगल राइट आपके पास अवेलेबल है, वो रेमेडीज तो लो टू गेट द ऑल द प्रॉपर्टी वैकेटेड। सारी प्रॉपर्टियां खाली करानी पड़ेंगी उससे, है ना। तो रूल 4 की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप कंपैरिजन 5 लाख से करोगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो 6 लाख से करोगे। क्लियर है यहां तक? एक चीज बस, एक चीज लास्ट, आपको मान लीजिए किराएदार ने मकान खाली कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का किराया भी लेके चला गया, वो उसने 1 लाख का किराया नहीं दिया, आपने कहा तू भाई हाथ जोड़, तू जा बस यहाँ से फिलहाल, तू 1 लाख ले जा। उसने आपका मकान किराया खाली कर दिया। आपने, ये बात थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, ये अनरियलाइज रेंट था, है ना,
और आपने इसकी डिडक्शन ले ली, 5 लाख से कंपैरिजन करके अपनी रेंटल इनकम बना दी, क्योंकि आपको पता प्रॉपर्टी खाली करा ली और किराया देगा नहीं कभी। तो आपने 5 लाख से कंपैरिजन करा, अपनी इस रेंटल इनकम को 5 लाख से डिसाइड करा लिया और अनरियलाइज्ड रेट की डिडक्शन ले ली, इसकी डिडक्शन ले ली आपने। अब आपने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो वो प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी बेच दी, ये सोल्ड कर दी। अब आप इसके ओनर हो नहीं, सोल्ड। वो हाउस प्रॉपर्टी बेच दी जो किराए पे दे रखी थी। रोज रोज किराएदारों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गए, आपने कहा मकान ही बेचो, छोड़ो कहीं और चलते हैं, देखी जाएगी, छोड़ो, नहीं दे रहे किसी को किराए पे, प्रॉपर्टी बेच दी बाई व्हाट्सोएवर रीजन। मकान मालिक का झगड़ा, किराएदार का झगड़ा, बेकार की बात है, बाई व्हाट्सोएवर रीजन। आपको कोई अच्छी लोकेशन पसंद आ गई, आप इंडिया छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो बाई व्हाट्सोएवर रीजन आपने ये प्रॉपर्टी बेच दी। अब आप उस प्रॉपर्टी के मकान मालिक हो जिसका ये अनरियलाइज्ड रेंट था नहीं, लेकिन ना हाँ 28-29 में वो किराएदार ढूंढता हुआ आपके पास वापस आ गया कि मिस्टर एक्स जो था किराएदार, वो वापस आ गया। वो आदमी ठीक था, टाइम खराब था उसका, इसलिए किराया नहीं देता। वो आदमी ठीक था, आया, कह रहा ये लो भाई साहब 1 लाख रुपए का आपका किराया रह गया था, ये पकड़ो। उस टाइम मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, मैं इसलिए नहीं दे पाया, ये आपको 1 लाख रुपए का अनरियलाइज रेंट दे गया। वो पैसा तो आप ले ही लोगे, पैसा लेने से मना करोगे नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी रैशनल आदमी मना नहीं करेगा। और जब वो खुद देने आ रहा है 5-6 साल बाद कि चलो ठीक है लो, अब तेरे हालत खराब ठीक हो गए मेरे, लो भाई साहब आपका किराया मैंने देना था, बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती है, गलती मान रहा हूँ, किराया पकड़ो। किराया ले लिया आपने। अब ये आपके हाथ में इनकम किस हेड में जाके टैक्सेबल होगी? अब आप मकान के मालिक भी नहीं हो, आपके पास कोई मकान नहीं है, वो मकान क्या कोई भी मकान नहीं है, अब आप खुद ही किराए पे रह रहे हो, है ना। बताओ अब ये इनकम किस हाथ में टैक्स होगी, किस हेड में जाके टैक्सेबल होगी? पहली बात ये इनकम टैक्सेबल इनकम है भी या नहीं है, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? इनकम है या नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन है। अगर इनकम है तो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगी। इज इट अ इनकम और नॉट? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये इनकम है या नहीं है? हाँ हाँ वैसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर बिजनेस की भाषा में बोलो तो बेड डेट्स रिकवर है, बात तो ठीक कह रहे हो। तो क्या मेरी इनकम है या नहीं है? अगर इनकम है तो मेरी जीटीआई का पार्ट बनेगी, और बनते ही मेरे को आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा किस हेड में जाके जोड़ूं। इनकम को तो किसी हेड में ले जाके पार्क करना पड़ेगा, तभी टैक्सेबल इनकम हो सकती है। बताओ जी इनकम है या नहीं है? इनकम सर होगी, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। चलो तरुण कह रहे हैं अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, और बताओ बाकी लोग क्या सोच रहे हो, इनकम है या नहीं है? इनकम तो है, ये बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। इनकम देखो आपने, मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था तो कभी मैंने आपको बोला था कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, इनकम शैल बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेयर यू आर नॉट ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्या आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, लेकिन अभी भी ये इनकम एचपी में टैक्सेबल है, बिकॉज दिस इनकम इज बीइंग डेराइव्ड ड्यू टू द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एसएससी इन प्रीवियस पीरियड। एसएससी के पास 2022-23 में वो प्रॉपर्टी थी, उसी का तो किराया आ रहा है। 22-23 के बाद का किराया कोई दे रहा है जब खाली करके जाएगा, तो ये इनकम वापस हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। क्लियर है? और इसके ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है, ये भी ध्यान रख लेना। इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है आपको, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी इसके ऊपर। तो यानी कि ये 70,000 रुपये इसके टैक्सेबल होंगे आपकी करंट फाइनेंस में। अब क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो होम लोन नहीं है, कुछ नहीं है, सबका काम खत्म हो चुका है। अगर हाउस प्रॉपर्टी लोन होगा तो बिकेगी नहीं जब तक लोन पूरा नहीं करोगे, तो लोन तो आपने बंद कर दिया यहाँ पे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का सवाल ही पैदा नहीं होता। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का सवाल पैदा होगा? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड होगा ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं बची आपके पास, हाउस प्रॉपर्टी नहीं बची तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कहाँ जाएंगे? केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, केवल 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। देन जीएवी विल बी कन्वर्टेड इनटू एनएवी और एनएवी विल बी टैक्सेबल इनकम। तो आपकी 70,000 रुपये की इनकम टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इसमें से केवल 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? वो बहुत लॉजिकल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ना, जब जब आपके पास रेंटल इनकम आएगी तब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां भी है वो बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। जब सैलरी इनकम आएगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना 16 IA में। हेलो ऑनलाइन वाले बच्चे अचानक किस दुनिया में चले जाते हो? मान लो मेरे को सैलरी मिली केस ए में 80,000, केस बी में 40,000, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA कितनी क्लेम कर सकता हूँ? 1 में और बी 2 में, दोनों में 16 IA में 1A में डिडक्शन कितनी ले सकते हैं? सैलरी वाली। सर जो टॉपिक छूट गया उसे क्यों छेड़ रहे हो ना, जो छूट गया वो छूट गया। हाँ 1 ईयर की इनकम है, हो सकता है आपकी मार्च में इनकम सैलरी जॉब लगी हो।
तो सर ये तो टैक्सेबल ही नहीं है। मैं तो आपको कभी बोल ही नहीं रहा हूँ टैक्सेबल है, मैं तो कह रहा हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी तो जीटीआई का पार्ट तो बनेगी ना। मैंने आपको कब बोला इस पर टैक्स लगेगा? आपको देखो ये बात बिल्कुल गलत सोचते हैं हम लोग कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मैं आईटीआर ही नहीं भरूंगा। बिल्कुल गलत कहानी है। अगर आपकी इनकम टोटल सोर्स ऑफ इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। टैक्स तो जीरो होगा, ये बात तय है। मैं आपको टैक्स की बात ही नहीं कर रहा। टैक्स तो हम बाद में निकालेंगे ना बेटा। इनकम तो टैक्सेबल है, मैं ये कब कह रहा हूँ टैक्सेबल नहीं। इनकम टैक्सेबल है, टैक्स नहीं लगेगा वो एक अलग बात है। टैक्सेबल इनकम का पार्ट तो है वो मेरी। अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम होती तो मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होती। लेकिन आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लग जाता है। ये बहुत बड़ा सरकार ने झूठ बोल रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते हैं। वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले लेते हैं आपसे कान घुमा के। एग्रीकल्चर इनकम पे पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल लगता है और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल लेती है सरकार आपसे। तो बस लेकिन ये कहने के लिए कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं है। आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आज भी बोलूंगा सेक्शन 2 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है ना। वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेबल इनकम नहीं बनाया गया है। लेकिन जब मैं आपको पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले लिया सरकार ने कान घुमा के, है ना। सीधे हाथ से कान नहीं पकड़ा तो उल्टे हाथ से कान पकड़ के टैक्स ले लिया आपसे। चलो वो तो एग्रीकल्चर इनकम में मिलेंगे। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी केस ए वाले को और केस बी वाले को? बता दो भाई, क्लास कंक्लूड करनी है। कितनी मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) में? 50,000 सर। 50,000 मैक्सिमम है। ₹50,000 और सैलरी अर्न विच एवर इज लोअर, अच्छा हायर। आप एक बात बताओ, आपने 40,000 रुपये कमाए, आपकी बात अगर मैं मानूं तो वो 50,000 रुपये घटा के इनकम टैक्स के बाद पहुंच जाएगा भाई साहब मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हो गया, मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ऐसा होगा? इनकम टैक्स की एक सिंपल सी गांठ बांध लो बात बिल्कुल कि इनकम टैक्स की दी हुई किसी भी ऑप्शन की वजह से आपकी इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती। मैक्सिमम क्या होगी? जीरो। मैक्सिमम जीरो होने का मतलब है यहाँ पे कितने मिलेंगे? खाली 40,000 रुपये। तो आपकी टैक्सेबल इनकम सैलरी से कितनी हो जाएगी? निल। यहाँ पे कितने मिल सकते हैं? 50 मिल सकते हैं। 50 तो मैक्सिमम अलाउड है ही ना। तो आपकी सैलरी की टैक्सेबल इनकम 30,000 रुपये। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। अगर मान लो आपकी सैलरी की इनकम जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी? जीरो है। सैलरी की इनकम ही तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बात की, जो इनकम ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट डिडक्शन किस बात की? डिडक्शन कब मिलती है? जब उससे रिलेटेड इनकम होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब आपके पास रेंट रियलाइज्ड होगा तो आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। वो मिलेगी 24A की, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यू आर नॉट ओनली, अगर हाँ आपके पास मकान है, ये तो बेच दिया था ना, मान लो ये बेच के दूसरा ले लिया तो ये इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में जाके जुड़ जाएगी और दूसरे वाले मकान की जो इनकम आ रही है वो भी जुड़ जाएगी। फिर वो दोनों जुड़ जाएंगी। फिर आपको म्यूनिसिपल वैल्यू भी मिलेगा, रेंट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस वाले केस में आपके पास कोई भी मकान नहीं था तो केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए मिली, है ना। आपने ये वाला मकान बेच के कोई दूसरा मकान ले लिया, अब उस मकान से भी रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम प्लस ये रेंटल इनकम दोनों एक साथ जोड़ दी जाएंगी, फिर दोनों पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको 30% की। क्लियर है?